नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का कंटेंट है वो अपने नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे ने 8th क्लास वाले उनके लिए है। और 8th क्लास वाले बच्चों का जो एग्जाम होगा वो कहलाता है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र। ये प्रमाण पत्र प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलेगा। कक्षा आपकी 8 है और विज्ञान विषय की हम बात कर रहे हैं और मॉडल पेपर हम हल करने वाले। पूरा आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, समझने का प्रयास करें। आपका पेपर कितने घंटे का आएगा? 2.5 घंटे का पेपर आएगा आपका। और आपका जो नंबर हैं, पेपर में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे? 80 नंबर के, 80 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पेपर की ड्यूरेशन है वो है 2.30 हावर्स। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे पहले हम बात करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 से लेकर 8 तक कितने प्रश्न हैं? 1 से लेकर 8 तक। पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, बड़ी ही सहज और सरल होकर हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप क्या हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आपके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? Which poisonous gas is formed due to incomplete combustion of fuel? फ्यूल के कम जलने से या ईंधन, इंग्लिश में ईंधन को कहते हैं फ्यूल। तो इससे कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? कौन सी बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? डी ऑप्शन भर दें। अब आगे बढ़ते हैं। घरों में कौन सा द्रव ईंधन है वो काम आता है? घरों में, अपने घरों में एक सिलेंडर होता है ना, जिस पे मम्मी खाना बनाती है, तो आपने देखा होगा उसको। प्यारे विद्यार्थियों, वो एलपीजी होती है, सीएनजी होती है, कोयला होता है या पेट्रोल होता है? कौन सी द्रव गैस होती है? विच लिक्विड फ्यूल इज यूज्ड एट होम? इस गैस को रसोई गैस भी कहा जाता है, ये आपको बतानी है। तो कौन सी गैस है? एलपीजी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक? विद्युत का सुचालक किसको कहते हैं? जिसमें से विद्युत या बिजली आसानी से प्रवाहित हो जाए। तो देखो, जो भी बर्तन होते हैं या जैसे पेचकस, प्लास, इनमें आपने देखा होगा किसका हैंडल लगा होता है? रबड़, लकड़ी, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। विच ऑफ द, इंग्लिश का प्रश्न पढ़े हम, विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कंडक्टर मतलब विद्युत का चालक, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, और कंडक्टर मतलब होता है चालक। गुड मतलब सुचालक, अच्छा चालक। तो वो कौन सा है? रबर है, एल्यूमिनियम है, वुड यानी लकड़ी, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम होता है सुचालक। कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन भर दे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। गैस बर्नर, गैस का क्या? बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? आप साइकिल तो चलाते ही हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके क्या कारण है ये देख लेते हैं। क्रोमियम चमकदार होती है, बिल्कुल होती है। ये संसारित नहीं होती, बिल्कुल। ये खरोंचों का प्रतिरोध करती है, ये भी सही है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। क्या आंसर सही हो जाएगा आपका? द ऑप्शन सही हो जाएगा। वाई इज द क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लांटिंग ड्यू डन ऑन गैस बर्नर, बाईसाइकिल हैंडल्स, व्हील रिम्स इत्यादि? आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते। घर्षण का मतलब होता है रगड़ कर। हम अगर किसी को रगड़े फिर वो आवेशित हो जाए तो उसको कहेंगे कि आसानी से आवेशित करना या चार्ज करना। उसमें ऐसे बिजली के जैसे वो उठते हैं ना, आपने स्वेटर को उतारते हुए कई बार देखा होगा,
उसमें से कैसे वो बिजली जैसा वो उठता है, चड़क चड़क सी आवाज़ आती है, वो विद्युत का आवेशित होता है इस प्रकार का। तो प्लास्टिक की स्केल, फुला हुआ गुब्बारा या तांबे की वस्तु या ऊनी स्वेटर विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी इजीली, कैन नॉट मतलब नहीं, बी इजीली यानी आसानी से, चार्ज्ड बाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है घर्षण। तो इसमें उत्तर बताना आपको, प्लास्टिक की स्केल है या इन्फ्लेटेड बैलून है या कॉपर ऑब्जेक्ट है या उलन स्वेटर है, उलन मतलब ऊन की। तो ये क्या है, कॉपर का ऑब्जेक्ट यानी तांबे की जो वस्तु है उसको हम आसानी से चार्ज आवेशित नहीं कर सकते, किसके द्वारा, घर्षण द्वारा, क्योंकि तांबा क्या धातु है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों, छोटे छोटे बच्चों, आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न होंगे और उनको कहेंगे शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, 9 से लेकर 12 तक। पहला प्रश्न पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक और आधुनिक साधनों की सारणी लिखिए। पारंपरिक मतलब पुराने, तो आपके दादा दादी को पूछे उनके समय सिंचाई के कौन से साधन हुआ करते थे। आधुनिक में आप देखते ही अपने खेतों में कौन कौन से साधन हैं। राइट द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक, टेक्निक बोलते हैं साधन। मेथड ऑफ एरीगेशन इन द फ्लोइंग टेबल, एरीगेशन सिंचाई के। अब हम पारंपरिक साधन सेलेक्ट कर लेते हैं, साधन दिए हुए हैं हमें, जैसे मोट है, ड्रिप सिस्टम है, डेकली है, स्प्रिंग सिस्टम है, स्प्रिंकल सिस्टम है और रहट है। इनमें से कौन सा है, तो मोट जो है वो प्राचीन समय में यूज किया जाता था, जो कुएं होते थे उसमें से पानी निकालने के लिए। रहट भी उसी समय काम लिया जाता था, ढेकली भी उसी समय काम में ली जाती थी। ये अपने दादाजी से दादी जी से पूछ लें कि मोट किस प्रकार का होता था, रहट क्या किस प्रकार का यंत्र होता था जिसमें पानी सिंचाई का निकालते थे और पेड़ पौधों को या थोड़ा बहुत सिंचाई का यूज कर लेते थे। वर्तमान में मॉडर्न टेक्निक में या मेथड में हम देखते हैं ड्रिप सिस्टम है, फव्वारा सिस्टम आपने देखा होगा, छिड़काव तंत्र, छिड़काव करते हैं तो एक प्रकार की वो मशीन सी होती है, उसको पाइप द्वारा खेतों में बिछाते हैं फिर उससे छिड़क देते हैं, कीटनाशक छिड़काव के काम में लेते हैं वो। प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण, कौन सी औषधि, प्रतिजैविक, जिसको कहते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन का निर्माण आप किसका उपयोग करेंगे निर्माण करने के लिए। व्हाट विल यू यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन। 2 नंबर का हमारा प्रश्न होगा ये। प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिजैविक औषधि का निर्माण करने के लिए सूक्ष्म जीवियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ होता है, क्या कौन सा पदार्थ होता है, रासायनिक। नेक्स्ट प्रश्न अपना है वो है एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम, किसका नाम लिखना है पूरा, एलपीजी और सीएनजी। फुल फॉर्म लिखनी है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। एलपीजी का लिखना है पहले फुल फॉर्म, तो इसको हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। कर लेंगे आप, बिल्कुल आसानी से याद कर लो। द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इंग्लिश में इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हिंदी में क्या कहेंगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 2 नंबर का प्रश्न अपन ने हल कर लिया। प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट प्रश्न भी 2 नंबर का है, और वो क्या है, खिलाड़ी कीलदार जूते जिसको कहते हैं स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं। वाई डू प्लेयर यूज स्पाइक्ड शूज, स्पाइक्ड शूज का प्रयोग क्यों करते हैं खिलाड़ी, खेलने वाले खिलाड़ी, ताकि उनके जो पैर हैं वो फिसले नहीं। ये क्या कारण है ऐसा,
तो साइंस में इसको क्या कहते हैं? घर्षण। खिलाड़ी कीलदार जूते पहनते हैं क्योंकि ऐसा करने से जूतों और जमीन के बीच, जूते कहाँ टिकते हैं? जमीन पे। जब जमीन पे जूते टिकते हैं तो जूतों और जमीन के बीच एक बल लगता है जिसको कहते हैं घर्षण बल, और वो बढ़ जाता है। अतः खिलाड़ियों को दौड़ने में आसानी होती है इससे, ताकि वो जमीन पे फिसलने से बच सकें। समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों कि कीलदार जूते क्यों पहने जाते हैं? ताकि वो फिसलने से बच सके, गिरे नहीं। क्यों? क्योंकि जमीन और जूते के बीच घर्षण का बल लगता है, तो उसके कारण उनको सुविधा होती है चलने में भी और दौड़ने में भी। मिलान कीजिए। रासायनिक उर्वरक क्या है? कार्बनिक खाद क्या है? खरीफ की फसल क्या है? थ्रेशिंग क्या है? इधर अनाज के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेशिंग कहलाता है। यूरिया और सुपर फास्फेट क्या है? एक रासायनिक उर्वरक है। कार्बनिक खाद पशु अपशिष्ट और गोबर पादप अवशेष हैं, इनको क्या कहते हैं? कार्बनिक खाद कहते हैं। फिर क्या बच गई? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल बोई जाती है, वो फसल है चावल और मक्का। तो ये हमने मिलान कर दिया। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, मैच द फॉलोइंग। केमिकल फर्टिलाइजर क्या है? केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया एंड सुपर फास्फेट क्या कहलाते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर। कार्बोनिक मैच्योर किसको कहेंगे? कार्बोनिक मैन्यूर जिसको कहेंगे, उसमें जैसे एनिमल का वेस्ट हो गया, गाय का गोबर हो गया, पादप के अवशेष यानी पौधों के अवशेष हो गए। खरीफ क्रॉप, खरीफ की फसल, क्रॉप मतलब फसल। राइस और कॉर्न क्या हो गए? खरीफ की फसल हो गई। थ्रेसिंग क्या होती है? तो थ्रेसिंग होती है सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम चैफ, जिससे अलग करते हैं। सेपरेशन मतलब अलग करना, अनाज को भूसे से अलग करते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग देखा होगा आपने, अनाज निकालते हैं तो कहते हैं ना थ्रेसर। थ्रेसर से निकलवाएंगे, उस मशीन का नाम होता है थ्रेसर, क्योंकि वो क्या करती है? भूसे से अनाज को अलग कर देती है, इसलिए उसका नाम है थ्रेसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु का महत्व बताना है। जो आपके मूंग की फसल होती है, मूंग का पौधा आप उखाड़ के देखना खेत में, अगर आपने कभी काम किया हो तो मूंग की फसल के नीचे कुछ दाने से मिलेंगे जड़ों में, वो होते हैं राइजोबियम। और ये सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं और पौधों के लिए आवश्यक नाइट्रोजन है वो उपलब्ध कराते हैं। और ये फसलों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका है और उत्पादन भी बढ़ाते हैं और भूमि को उपजाऊ भी बनाते हैं। ये भी ध्यान रखें, भूमि को क्या कर देते हैं? उपजाऊ। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। 4 नंबर यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है। फॉसिल फ्यूल आर एक्सक्यूटेबल रिसोर्स, समाप्त होने वाले संसाधन, बिल्कुल सही है। कोयला और पेट्रोल ये असीमित संसाधन है, तो ये गलत है, सत्य नहीं है। कोल एंड पेट्रोल आर अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, रॉन्ग हो गया। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है, सत्य है। कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है, तो ये भी सत्य है। पैराफिन मिक्सचर यूज इन मेकिंग ऑइंटमेंट, कैंडल और वासलीन इत्यादि, तो राइट लिख देंगे हम। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, वह दहन और ज्वाला से संबंधित, और 4 मार्क्स का 2 मार्क्स का, एक को करेंगे तो 2 नंबर, दूसरे को भी कर देंगे तो 4 नंबर। दहन क्या है? दहन क्या है? दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। और ज्वाला क्या है? ज्वाला दहन का ही एक दृश्य परिणाम है। जब दहन होता है तो जो एक प्रकार की वो लाइट सी चमकती है ना, उसको कहते हैं ज्वाला।
दहन में ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि ज्वाला में गर्म गैसें बनी होती हैं। निम्न का आज से बताना आपको रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। और रेड डाटा बुक क्या है? एक सार्वजनिक दस्तावेज, एक बुक है जिसमें किसी भी देश की विलुप्त प्राय प्रजातियों की जानकारी होती है। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, वो ये काम करती है। जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों या जीवित जीवों की जो विविधता होती है उसको कहते हैं जैव विविधता। जीवों की विविधता, इतना तो उत्तर आपको याद आप रख ही सकते हैं कि जीवों की जो विविधता। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला प्रश्न करना और 4 मार्क्स लेने। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। आंसर दिया हुआ है हमें विखंडन, हाइड्रा, जरायुज, अंडप्रज और संलयन और निषेचन। इनमें से जो उचित जो शब्द है वो बनना है। आंसर में हमें 6 शब्द दिए हुए, 3 और 3 6, और प्रश्न हमारे पास 4 है, इनमें भरना है। अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन द्वारा जनन होता है, ये रहा। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? बाइनरी फ्यूल कहेंगे। अंडाणु या शुक्राणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, जिसको क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। मनुष्य, गाय और कुत्ते आदि में जो कि शिशु को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? विज्ञान में जरायुज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। दाब और बल में क्या संबंध है? 4 मार्क्स का प्रश्न होगा ये भी। दाब क्या है और बल क्या है? एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। प्रेशर यानी दाब, फोर्स यानी बल। थ्रो ए फॉर्मूला, एक फॉर्मूले के द्वारा समझाना है। तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, इसलिए इसका सूत्र जब इंग्लिश में हम करते हैं तो P बराबर F बटा A के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ क्या है? P क्या है? दाब है, F क्या है? बल है, फोर्स है, और A क्या है? क्षेत्र है। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन आवश्यक पदार्थों का क्या महत्व है? संतुलित आहार जिसमें सभी पोषक तत्व हैं, उस आहार को क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। बल, अगर हम किसी गुब्बारे पे बल लगाएं या किसी जैसे कोई गेंद वगैरह या कोई और कुछ है जिसको दबाने का प्रयास करेंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। कि ये उदाहरण द्वारा आपको बताना है। ये आपको अगर नहीं आ रहा है तो अथवा वाला कर दें। अथवा का मतलब होता है आपको करना एक ही है, ये दोनों एक साथ करें या फिर ये दोनों एक साथ करें, एक ही करना है। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखकर उसकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाना है। या फिर द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। तो इससे मुझे तो लग रहा है ये सरल आप कर सकते हैं दोनों, और 4-4 नंबर के। नेक्स्ट प्रश्न, अपन ने पूरा पेपर है वो प्यारे विद्यार्थियों कर लिया, पूरा पेपर समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको विज्ञान का मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप तैयारी करें क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। ऑल द बेस्ट। आपके सभी प्रश्न हैं वो सही हो जाएं और आपके पूरे में से पूरे नंबर आ जाएं, आपको A ग्रेड मिल जाए। इसी शुभकामना के साथ प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पेपर के साथ मिलेंगे हम, मॉडल पेपर के साथ। तब तक थैंक्स।